पेड़ लगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ श्रमदान करना होता था सबको, ये काम हम क्यों करें? कम से कम हजारों लोग एरिया के इनके साथ थे। समझ में यही नहीं आ रहा था ये चक्कर क्या है। तो हमने रिकॉर्ड इकट्ठे किए, पता चल गया। वो काम ऐसी रूप में आ गया था कि उसे छोड़ नहीं सकते थे। तो उनको दारू पानी पा करके उन्होंने उसके खिलाफ भड़का दिया। तो अम्बेडकर कार की सीटों के बीच में मुझे ऐसे लिटा के सीधा मुझ पे अटैक किया। जो गैंग था उससे उस पे तोड़फोड़ करवाई। उस हादसे में कोई उजाड़ दो इनको, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। पीस का रास्ता ये एनक्रोचमेंट करने वाले, ये इस धरती को, नदियों को पोल्यूट करने वाले और ये अंडरग्राउंड एक्वीफर को एक्सट्रैक्ट करने वाले नहीं ला सकते। उसके लिए वो लोग चाहिए जो इस धरती को प्यार करते हो। कैसा लग रहा है? मज़ा आ गया भैया, पहला तालाब बन गया। गोपालपुरा हो गया। हाँ जी। अच्छा भैया, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने पढ़ा कि तरुण भारत संघ सुप्रीम कोर्ट तक गया था जंगल में बाघ को बचाने के लिए। हाँ। तो वो संघर्ष की कुछ कहानी बताइए ना भैया, वो अनुभव कैसा था, हमें जानना है। वो संघर्ष में तुम्हें दो किताबें देता हूँ। एक तो है ये अरावली के आंसू और एक ये है अरावली का सिंहनाद। ये दोनों किताबें तुम्हें पूरे वो जो एक दशक, जो पूरा 10 साल निकला कि किस तरीके से तरुण भारत संघ सुप्रीम कोर्ट में गया, ये जो इल्लीगल खाने चलती थी सरिस्का के जंगलों में उनको बंद कराया, और वो पूरा उस दौरान क्या संघर्ष में संस्था के तौर पर हमने सहा, वो पूरा तुम्हें ये दो किताबें बताएंगे। गोपालपुरा की सफलता से प्रेरित होकर तरुण भारत संघ ने ग्रामीण पुनर्जागरण के लिए जल पुनर्भरण की संभावनाओं को पहचाना। इस सफलता से तरुण भारत संघ की टीम उत्साहित थी अपने मिशन को और आगे ले जाने के लिए, जहां कठोर संघर्ष बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रहा था। गोपालपुरा के इस मॉडल को दूसरे गांव में दोहराने के लिए तरुण भारत संघ ने एक अभियान शुरू किया। 1986 में ये पहली पदयात्रा थी, देव उठनी 11 पे शुरू हुई, जिसका उद्देश्य था जल बचाओ जोहड़ बनाओ। इस यात्रा में 36 जोहड़ों का, तालाबों का, बांधों का, चेक डैम, एनीकट की साइट तय हुई और उन पे काम शुरू हुए और काम हुए। इसी यात्रा के दौरान ये समझ में आया कि इन जोहड़ों के कैचमेंट एरिया में पेड़ों का लगना ज़रूरी है। यदि कैचमेंट में हरियाली नहीं होगी तो कितने भी जोहड़ बना देंगे, सब ऊपर की मिट्टी कट के मिट्टी से भर जाएंगे। फिर पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ यात्रा रक्षाबंधन के दिन शुरू हुई, ये कह के कि पेड़ लगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में पेड़ों के प्रति रुझान बढ़ा। इस यात्रा में समझ में आने लगा था कि भाई पानी भी हो गया, हरियाली भी होने लगी, पर जब तक अपना बीज नहीं होगा और अपने हर घर में खाद नहीं बनेगा, तब तक हम स्वावलंबन और जिस स्वराज की कल्पना करते हैं वो संभव नहीं है। तो ये जो ग्राम स्वराज की यात्रा थी, ये हमने आखा तीज से, अक्षय तृतीया से शुरू की और ये यात्रा कुल 20 दिन की होती थी। तो हमारी साल भर में 3 यात्राएं शुरू हुई। इन तीनों यात्राओं ने तरुण भारत संघ के काम को
रीएप्लिकेट और स्केलिंग अप किया। तरुण भारत संघ एक तरफ तो पानी और पर्यावरण से संबंधित जन जागरण का काम कर रहा था और दूसरी तरफ कर्मठ कार्यकर्ताओं को खुद से जोड़कर अपनी नींव और शाखाओं को मजबूत कर रहा था। मैं तरुण भारत संघ में 1987 में जुड़ा था। तो जब हमारी संस्था का ऑफिस वहाँ बिकमपुरा में था इसका, तो वहाँ स्कूल में भाई साहब युवाओं के साथ मीटिंग ले रहे थे। तो उस मीटिंग में ये बताया गया था कि भाई फला तारीख को यहाँ नए लड़के भर्ती ली जाएगी, नए लड़के को सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू होगा। लगभग 100 लड़के आए हुए थे, आसपास के दूर दूर के लड़के थे। तो वहाँ 20 लड़कों का चयन हुआ था। तो उस 20 में एक मेरा भी नंबर था। मैं जब आया था तो ये जुड़ने के लिए नहीं आया था। मैं केवल ये आया था कि 1 महीने देखते हैं क्या है, संस्थाएं क्या होती हैं, और उसको जुड़कर 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे। यहाँ श्रमदान करना होता था सबको। वो ये लगता था कि ये काम हम क्यों करें, ये काम तो हम अपने खेत में ही कर लेंगे। मीटिंगें जो होती थी, ट्रेनिंग होती थी कार्यकर्ता निर्माण की, तो भाई साहब उसमें प्रवचन देते थे। वो केवल साधारण बातें नहीं करते थे। तो वो जो बात थी वो हमारे धीरे धीरे उतरने लगी अपने सिर से और बैठने लगी। तो उसमें हमने फिर ये सोचा कि हम 1 महीने के जो लिए आए हैं तो ये जो बता रहे हैं ये इसको सुने और यहाँ रुकें। और वो रुके तो फिर हम रुकते रहे और 1 महीना पूरा नहीं हुआ। मैं तरुण भारत संघ में पिछले 1988 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे समय समय पे तरुण भारत संघ में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। तो मैंने तुरंत साहब को कहा कि मैं पानी का काम करना चाहता हूँ। फिर साहब ने कहा कि ठीक है, आपको अगर पानी का ही काम करना है तो पानी का काम कीजिए। जब आया तो मैं एक महिला जुड़ी तो हमको गांव में भेजा, जैसे मांदलवास है, डूंगर है। फिर इनकी घरवाली को बुला लिया तो हम मांदलवास भी गया। वो गांव पछटिया हुआ था, बिल्कुल ही पछटिया हुआ था, बिल्कुल ही समझ नहीं थी वहाँ में। जैसे जैसे तरुण भारत संघ का कार्य विस्तार ले रहा था, उसके कर्मठ कार्यकर्ताओं की सूची भी बढ़ रही थी। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम है मीना सिंह का, जो संगठन की समर्पित सदस्य और राजेंद्र सिंह की पत्नी हैं, जो तरुण भारत संघ के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरी। बिकमपुरा से दिखाई देता है वो पर्वत ऊंचा सा, उसको पार करके मेरे ख्याल में 4 किलोमीटर तो वो लगता है कि बिल्कुल पास है। वहाँ से और 4 किलोमीटर पैदल चल के जब वो गांव में पहुँचते थे, महिला आती थी, महिलाओं के साथ खूब अच्छी बातचीत करना, घुल मिल के रहना। महिला जागृति शिविर होते थे, उसमें मैं बच्चों को साथ लेके जाती थी। अब वो जैसी जैसी बातें रखती थी, अपने काम की बातें रखती थी कि जैसे गांव में सड़क बनवाओ, कि गांव में बिजली लाओ, कि गांव में पानी की बहुत समस्या है, हैंडपंप लगवाओ, पानी का इंतजाम करो। ये सारी बातें होती थी महिलाओं के साथ में, जो उन्हें असुविधा थी। जब तालाब बनाए तो उसमें आधी भागीदारी महिलाओं की होती थी, तो उनको काम रोजगार मिल रहा था। फिर बारिश हुई, पानी भी आया, पानी से फिर उनकी पैदावार भी बढ़ी और उनके जानवरों को पानी मिला, तो उनको लाभ ही लाभ था। जब इतनी महिलाएं साथ जुड़ी कि भाई ये तो हमें दे, संस्था हमारे लिए काम कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही। मीना महिलाओं के बीच में जाके बात करती थी। इससे महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में एक विश्वास बना कि भाई हम भी पारिवारिक आदमी हैं, तो यदि हम जैसे सामान्य लोग केवल अपने लिए नहीं सोचते बल्कि अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रकृति के लिए सोचते हैं, तो लोगों में ये विचार होने लगा कि भाई हमें भी ये काम करना चाहिए। ये जो विचार था इलाके में, वो महिलाओं के बीच में मीना सिंह के कारण ही हुआ। मीना का योगदान बहुत बड़ा है। सन 1988 तक जब तरुण भारत संघ का काम चारों ओर फैल रहा था, उसी समय पास का एक गांव नीलकंठेश्वर संकट की चपेट में था। अवैध खनन की गतिविधियों ने वहां के सारे कुएं सुखा दिए थे और युवाओं के बीच फैल रही थी एक जानलेवा बीमारी, सिलिकोसिस। तो सिरस का गांव में हम पानी का काम कर रहे थे,
लेकिन सिरसा के आसपास का जो पेरीफेरी के जो गांव थे ना, वहाँ पानी का जल स्तर बहुत ही कम था। मतलब हम एक तरफ तो पानी का काम कर रहे हैं, फिर भी कुओं का पानी सूख रहा। तो फिर हमारी समझ में यही नहीं आ रहा था भाई ये चक्कर क्या है। तो फिर हमने वहाँ गांव के लोगों के साथ रह करके उनका सर्वे किया ना, तो ये उसमें पता लगा कि ये जो खदानें चल रही हैं ये कुओं से भी गहरी हैं। जो भी हम जोड़ बना रहे हैं तो वह पानी खदानों में जा रहा है। फिर संस्था ने फिर उस खदानों के खिलाफ मतलब एक जनहित याचिका दायर की। खानों का चल रहा था, ये बड़े बड़े आंदोलन के रूप में आ गया था वो खानों का, तो कम से कम हजारों लोग एरिया के इनके साथ थे। बहुत सारे लोग नीलकंठेश्वर में इकट्ठे हुए जो खानों को बंद कराना चाहते थे। उसमें खानों को बंद कराने की नीति, रीति, रणनीति सब बनाई। संयोग से उन्हीं दिनों मैं दिल्ली गया गांधी शांति प्रतिष्ठान में, तो प्रेम भाई वहाँ ठहरे हुए थे। 15 नंबर कमरा होता था, आजकल वो 105 हो गया। तो राजीव धवन भी उनकी मीटिंग में आए थे। तो राजीव धवन से मिलाया। राजीव धवन ने मुझसे पूछा ये ज़मीन किसकी है। तो मैंने कहा कि ये तो सरिस्का के जंगल में खदानें हैं, फॉरेस्ट की हैं। तो उन्होंने कहा फिर तो ठीक है, फॉरेस्ट की हैं तो बंद हो जाएंगी, तुम जरा रिकॉर्ड लेके आओ। तो हमने रिकॉर्ड इकट्ठे किए, पता चल गया कि ये सरिस्का की सब फॉरेस्ट एरिया की माइंस थी। उन्होंने ये मुकदमा बिना फीस लिए, हमसे कभी एक पैसा नहीं लिया। हम जाते थे तो हमें रोटी भी खिलाते थे, अपने घर में भी रखते थे, और हमारे इस केस को उन्होंने अपना केस मान के लड़ा। जब हमारा पहला जजमेंट मिला तब 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MC जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी कि ये पता करो कि ये कितनी खदानें जंगल में हैं, कितनी जंगल से बाहर है। तो साइड वेरिफिकेशन के लिए ये आई कमेटी, और इस कमेटी ने, मैं पिटिशनर था तो मुझे बुलाया, तो मैं भी गया। और भाई साहब है ना जो उनका अवलोकन करवा रहे थे खान होकर इनका। तो खान मालिक तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले थे, राजनेता थे। तो खान मालिक जो थे ना, जो वो उन्होंने नए युवाओं को उन्होंने भड़का दिया, भाई ये आदमी है ना जो आपकी रोजी रोटी को लाभ दे रहा है। तो उनको दारू पानी पा करके उन्होंने उसके खिलाफ भड़का दिया। और जैसे ही इनकी गाड़ी है ना, इनके साथ पूरा प्रशासन था, और प्रशासन की गाड़ी में ही भाई साहब थे, कलेक्टर की गाड़ी में। जब कलेक्टर ने ये देखा कि भाई राजेंद्र सिंह की जान को खतरा है, तो कलेक्टर ने अपनी कार में मुझे बैठा के और पुलिस के साथ रवाना कर दिया, और मेरे साथ साथ ये सब भी पीछे पीछे आने लगे। वहाँ कारों का बड़ा काफिला खान मालिकों की, और खान मालिकों ने सीधा मुझ पे अटैक किया। बहुत चोट आई, लेकिन पुलिस ने क्या किया कि वो उस ज़माने में कलेक्टर के पास एम्बेसडर कार होती थी, तो एम्बेसडर कार की सीटों के बीच में मुझे ऐसे लिटा के, वो तो बंद हो गया, ऊपर से कार स्मैश कर दी, पूरी कार तोड़ दी उन्होंने कलेक्टर की। तो फिर उन्होंने जो हवाई फायर करवाई, फिर वह तीतर हुई, तो भाई साहब की जान बची। और फिर बाद में उन्होंने खान मालिकों ने अपना एक संगठन बना करके कहा कि यार ये जो रहते हैं ना आश्रम में, उस आश्रम को उजाड़ दो, इनको दोस्त कर देंगे, तो फिर ये नहीं रहेगा बांस, नहीं बचेगी बांसुरी। अब खाने बंद होने को जा रही थी तो वो तो अटैक करते ही हुआ। तो बहुत बड़ी प्लानिंग थी, पर ये बच गए थे उस टाइम। दिमाग में तो ये चल रहा था भाई छोटे बच्चे हैं और आप इस खान के काम को छोड़ दो, पर वो काम ऐसी रूप में आ गया था कि उसे छोड़ नहीं सकते थे। तो जब सरिस्का की खाने बंद हो गई तो हमने कहा कि ये जो है ये मामला तो अब पूरी अरावली में होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1993 को पूरी अरावली में खानों को बंद कराने के लिए हिम्मतनगर गुजरात से दिल्ली तक यात्रा की, और उसका परिणाम ये हुआ 28,000 खदानें बंद हुई। आज यदि तुम अरावली पर्वत को देख सकते हैं, उसका एक कारण ये है, प्रत्यक्ष रूप से पहले कानूनी लड़ाई लड़ी, उसको जीता, फिर कानून बनवाया, फिर कानून बनने के बाद उसको लागू करवाया। जब ये खदानें चल रही थी तो इस इलाके में बड़ी बीमारी थी, सिलिकोसिस, और कई तकलीफें थी, और यहाँ कोई आसपास में हॉस्पिटल नहीं था। तो हमने एक अच्छा हॉस्पिटल शुरू किया। उस हॉस्पिटल में पहले जो डॉक्टर थे वो तो अच्छे थे, फिर
और डॉक्टर जो आए, वो उसमें से एक पति पत्नी डॉक्टर, इन्होंने खान मालिकों ने ही वहाँ ये करवा दिया। हमें तो हम तो ये सब रणनीति जानते नहीं थे, सीधे लोग थे, हमने रख लिया। उन खान मालिकों के गैंग को ये जो डॉक्टर था हमारे हॉस्पिटल में, पति पत्नी, ये उनको फीड करता था। ये जो खान मालिकों का जो गैंग था, उससे उस पर तोड़फोड़ करवाई। हॉस्पिटल सब उसमें सब तरह की मशीनें थी, बहुत एडवांस हॉस्पिटल था। तोड़फोड़ हुई थी और ये जो डॉक्टर था उनके साथ मिलके हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया। क्या हुआ कि जो वो डॉक्टर ने करके उसके पास एक रिवॉल्वर थी, वो तो हॉस्पिटल की तरफ से आ रहा था और भाई साहब इधर से जा रहे थे, तो वह रिवॉल्वर निकाल करके उनके ऊपर वह तान के खड़ा हो गया। तो हमारा यहीं का एक साथी था, तो वह उसको देख लिया, तो उससे हाथ से उसको छीन करके तुरंत कोई फेंक दिया। तो ये बहुत ही संकट के दिन गुजरे थे पहले। एक तरफ संघर्ष चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ तरुण भारत संघ लगातार पानी का काम किए जा रहा था, जिसकी वजह से 1994 में अरावली से बहने वाली नदियां अरवरी, सरसा और भगाणी फिर से जी उठी। सूखी धरती में जैसे फिर से जीवन दौड़ पड़ा था। उसी वर्ष तरुण भारत संघ को मिला देश का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये सम्मान संगठन के समर्पण की गवाही था, एक ऐसे सफर की पहचान जो सिर्फ पानी बचाने का नहीं, बल्कि जीवन को फिर से जगाने का था। पर इस पहचान को धूमिल करने की कोशिश तब हुई जब एक शहर में तरुण भारत संघ पर हमला हुआ।